नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 15 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 16वां लेसन पादप ऊतक संवर्धन आरंभ करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किसकी खोज की गई? कोशिका की खोज की गई। किसकी खोज की गई? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। इसके बाद स्लीडन एवं स्वान नामक ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी प्रतिपादित की गई। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्लीडन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने क्या कहा कोशिका सिद्धांत में? कि कोशिका प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कहा? कोशिका प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी स्लीडन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने? कि प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। फिर आए वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस आधार पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस आधार पे रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, सिद्धांत दिया। क्या बिंदु थे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के? जैसे हम देखें तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है वह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसके अनुसार आप चल रहे हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार। दूसरा, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति। नई कोशिका किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। अर्थात पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, पहले से मौजूद जो कोशिकाएं हैं वही विभाजित होकर के, डिवाइड होकर के नई कोशिका बनाती है। कोशिकाओं में सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी कोशिकाओं में सभी उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाएं
संपन्न होती हैं। सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं द्वारा। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कोशिका द्वारा होता है। कोशिका द्वारा होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पढ़ोगे भाई आनुवांशिक सूचनाएं जीन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। जीन कहाँ लगे होते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर। गुणसूत्र किससे मिलकर के बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने होते हैं। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। इस तरह कोशिका सब बड़ी इकाई हो गई, जीन सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कोशिकाओं के बारे में जानकारी हुई थी उस समय जीनों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए कोशिका को उस समय क्या कहा गया था? आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली इकाई कहा था। हाँ जी, कोशिका सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है कि पादप की प्रत्येक कोशिका में उस पादप के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कोशिका में उस जीव के या उस पादप के सभी गुण विद्यमान होते हैं। प्रत्येक कोशिका में, हमारे शरीर की कहीं से कोई कोशिका ले ले और यह पादप की, चाहे कोई भी पत्ती की, तने की, जड़ की, पुष्पों की, कहीं से भी कोई भी कोशिका ले लो, उन सभी प्रत्येक कोशिका के अंदर उस पौधे के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इससे यानी इस कोशिका से वो संपूर्ण पादप बनाया जा सकता है। कहने का मतलब संपूर्ण पादप ये कोशिका बना सकती है। अगर इस कोशिका को संवर्धित कर दिया जाए तो एक कोशिका क्या कर सकती है? संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। इनमें यानी संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। यह क्षमता क्या कहलाती है? कई बार आपसे पूछता है कि पादप की प्रत्येक कोशिका में, परिभाषा के रूप में कैसे हो जाएगा? पादप की प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है। विकसित करने की क्षमता होती है। पादप कोशिका की यह क्षमता को पादप कोशिका की यह क्षमता क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ये इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता कहते हैं। अगर आपसे पूछे पूर्ण सशक्तता या टोटीपोटेंसी क्या है, तो आप कहोगे पादप की प्रत्येक कोशिका में उस पादप को बनाने की क्षमता पाई जाती है, उस संपूर्ण पौधे को बनाने की क्षमता होती है। पादप कोशिका की इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता कहते हैं। अब ये जो शब्द टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी कई बार पूछ लेता है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये शब्द किसने दिया? यानी टोटीपोटेंसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1909 में मॉर्गन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन के द्वारा किया गया। लेकिन टोटीपोटेंसी संकल्पना, अब ये तो शब्द टोटीपोटेंसी किसने दिया? मॉर्गन ने। अगर आपसे पूछ ले टोटीपोटेंसी संकल्पना किसने दी, तो टोटीपोटेंसी संकल्पना
का प्रतिपादन हेबरलैंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेबरलैंड के द्वारा। शब्द टोटीपोटेंसी मॉर्गन द्वारा दिया गया, लेकिन टोटीपोटेंसी संकल्पना का प्रतिपादन हेबरलैंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है, कई बार आपसे यह भी पूछता है कि पादप की प्रत्येक कोशिका में तो ये क्षमता होती है, पादप की प्रत्येक कोशिका में टोटीपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है, लेकिन जंतुओं की प्रत्येक कोशिका में, यानी अधिकांश जंतुओं में ये जो टोटीपोटेंसी की, प्रत्येक कोशिका के अंदर टोटीपोटेंसी की क्षमता नहीं होती है। ये नोट डाल के लिख लेना, अधिकांश जंतुओं में की प्रत्येक कोशिका में टोटीपोटेंसी की क्षमता नहीं होती। यानी जंतुओं के अंदर, प्रत्येक जंतु के अधिकांश जंतुओं की प्रत्येक कोशिका में टोटीपोटेंसी की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन पादप की प्रत्येक कोशिका में टोटीपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर, हाँ भाई, पादप जीव द्रव्यक या कोशिका या ऊतक या अंग तंत्र को निजर्मीकृत एवं नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में संवर्धित करने की प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। क्या हो सकते हैं? पादप जीव द्रव्यक, जीव द्रव्यक को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे कहेंगे? कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो पादप जीवद्रव्यक या कोशिका या फिर ऊतक अंग तंत्र को निजर्मीकृत एवं नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाना, संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाना क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? किया जाना क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन कहलाता है। पादप जीवद्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, ऊतक, अंग या तंत्र को निजर्मीकृत, यानी कोई जर्म नहीं होने चाहिए, और नियंत्रित परिस्थितियों में क्या किया जाना? संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाना ही, या संवर्धन माध्यम में संवर्धित की जाने की प्रक्रिया को ही टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन कहते हैं। अगर आपसे फिर से कोई पूछे कि ऊतक संवर्धन क्या है, तो आप क्या कहोगे? पादप जीवद्रव्यक, कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र को निजर्मीकृत एवं नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में संवर्धित की जाने की प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। ध्यान रखना, जीवद्रव्यक किसे कहेंगे? अभी बताया था, जीवद्रव्यक कोशिका, भित्ति रहित
पादप कोशिका, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। पादप जो कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति को हटा दें तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब ऊतक संवर्धन में कुछ शब्द काम में आते हैं, पारिभाषिक शब्द। उन पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द जैसे संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम किसे कहेंगे? संवर्धन माध्यम यानी पोषक पदार्थों से युक्त माध्यम जिसका उपयोग संवर्धन में किया जाता है। किससे युक्त? पोषक पदार्थों युक्त, पोषक पदार्थों युक्त माध्यम जिसमें संवर्धन किया जाता है या गुणन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। एमएस द्वारा विकसित व्हाइट B5 द्वारा विकसित माध्यम संवर्धन हेतु काम में लिए जाते हैं। एक तो किसके द्वारा? एमएस द्वारा विकसित और एक व्हाइट B5 द्वारा विकसित जो पोषक पदार्थों युक्त माध्यम है वो संवर्धन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा पारिभाषिक शब्द आएगा जिसको हम बोलते हैं कर्तोतक। कर्तोतक, हाँ भाई, पादप शरीर का वह भाग, पादप शरीर का वह भाग, पादप शरीर का वह भाग जिसका उपयोग संवर्धन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? संवर्धन के लिए किया जाता है, यानी जिसके द्वारा हम किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए, किसमें करेंगे? संवर्धन के लिए। अर्थात उस भाग के द्वारा नया पौधा बनाया जाएगा। उस भाग के द्वारा क्या बनाया जाएगा? नया पौधा बनाया जाएगा। तो पादप शरीर का वह भाग जिसका उपयोग संवर्धन के लिए किया जाता है, अर्थात उसको संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके क्या करेंगे? नए पौधे का निर्माण करते हैं। अगला बिंदु आता है कैलस, या इसको किरण बोलते हैं। किरण यानी नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित जो समूह है, क्या बोलेंगे? नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित रूप या असंगठित समूह। जैसे नई कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विभाजित हो गई, अभी असंगठित रूप से यानी संगठित होकर के इसने ऊतक नहीं बनाया है, कोशिकाओं का समूह ही है, यानी इन्होंने मिलकर के टिश्यू का निर्माण नहीं किया है। ऐसे असंगठित समूह को हम कैलस या किरण कहते हैं। अब ये जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट किसे कहेंगे? कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को। कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका क्या कहलाती है भाई? जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। अगला बिंदु निजर्मीकरण। निजर्मीकरण, हाँ भाई,
सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करने की प्रक्रिया, सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निजर्मीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निजर्मीकरण कहलाती है। अगला बिंदु, हाँ भाई, सतही निजर्मीकरण। सतही निजर्मीकरण, हाँ भाई, संवर्धन हेतु प्रयुक्त होने वाले कृंतक की सतह से, यानी कृंतक की सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सतही निजर्मीकरण कहलाती है। हाँ जी, संरोपण या निवेशन, संरोपण या निवेशन, हाँ जी, सतही निजर्मीकृत कृंतक को, यानी सतही निजर्मीकृत कृंतक को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया जाना। क्या है ये? सतही निजर्मीकृत कृंतक को किसमें? संवर्धन माध्यम में, संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया जाना क्या कहलाता है? संरोपण या निवेशन, निवेश कराना कहलाता है। अगला, पात्रे या इन विट्रो, इन विट्रो, हाँ जी, परखनली, फ्लास्क, बोतल जैसे कांच या प्लास्टिक के पात्र जो संवर्धन में, यानी वे पात्र जो संवर्धन में काम आते हैं क्या कहलाते हैं? पात्रे या इन विट्रो कहलाते हैं। कांच के बने हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इन बर्तनों को क्या कहेंगे? पात्रे कहेंगे। क्लोन, यानी अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, यानी जनक जीव के समान विकसित संततियों को क्या कहेंगे? जनक जीव के समान विकसित संतति क्लोन कहलाती हैं। और क्लोन किससे बनती हैं भाई? अलैंगिक जनन से। कौन सी जनन से? अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां क्या होती हैं? क्लोन होती हैं। कई बार पूछता है कायिक भ्रूण, कायिक भ्रूण क्या है? हाँ जी, जिसको सोमेटिक एम्ब्रियो भी बोलते हैं। कायिक कोशिकाओं से बने भ्रूण को क्या कहेंगे? कायिक कोशिकाओं से बने भ्रूण को क्या कहा जाता है? कायिक भ्रूण कहा जाता है। कई बार पूछता है कृत्रिम बीज, कृत्रिम बीज, कृत्रिम बीज किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? संपुटीकृत कायिक भ्रूण, यानी कायिक भ्रूण के चारों ओर संपुटिका बना दो। संपुटीकृत कायिक भ्रूण को क्या कहेंगे? कृत्रिम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बीज कहते हैं। भ्रूणाभ, भ्रूणाभ, भ्रूणाभ किसे कहेंगे? यानी पात्रे विधि द्वारा कायिक कोशिकाओं से बनी भ्रूण समान संरचना। पात्रे द्वारा कायिक कोशिकाओं से, किससे? कायिक कोशिकाओं से बनी भ्रूण समान संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणाभ कहलाती है। देखो नाम से पता लग रहा है, भ्रूणाभ यानी भ्रूण के समान संरचना।
और ये पात्रे विधि से विकसित कायिक कोशिकाओं से बने भ्रूण को हम, या भ्रूण के बनी भ्रूण समान संरचना को हम भ्रूणाभ कहते हैं। हाँ जी, सूक्ष्म जो प्रवर्धन है, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। ये कुछ शब्द थे, पारिभाषिक शब्द। सूक्ष्म प्रवर्धन, हाँ जी, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नए पादप निर्माण की क्रिया को पादप क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। किसके द्वारा? ऊतक संवर्धन तकनीक से नए पौधे बनाने की क्रिया, नए पौधे या नए पादप बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। किस तकनीक से? टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा नए पौधे बनाए जाने की क्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। अब जो ये सूक्ष्म प्रवर्धन है, इसके कुछ चरण हैं, जिन चरणों को हम पढ़ेंगे। पहला चरण आता है जिसको हम शून्य चरण कहते हैं, यानी इसके कुछ चरण हैं। इसमें पहला चरण पढ़ेंगे अपन शून्य चरण। हाँ जी, इस चरण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला आता है कृतोतक का चयन एवं पूर्व उपचार। कृतोतक का चयन एवं पूर्व उपचार। सबसे पहले कृतोतक किसे कहते हैं? यानी वह भाग, पादप शरीर का वह भाग जो ऊतक संवर्धन के अंदर काम आएगा। तो कृतोतक का सबसे पहले हम चयन करेंगे, और पूर्व उपचार का मतलब है उसका सतही निजर्मीकरण करेंगे। यानी इसमें कृतोतक का चयन करके और उसे सतही निजर्मीकरण से पहले हम क्या करते हैं? पहले तो इसको बहते नल के नीचे हम इसको धोते हैं। सतही निजर्मीकरण से पहले कृतोतक को बहते जल के नीचे ट्विन के द्वारा धोया जाता है, जिसमें कृतोतक की सतह पर उपस्थित मिट्टी के कण और सूक्ष्म जीव हट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कृतोतक का क्या कहते हैं? पूर्व उपचार। यानी कृतोतक लेंगे, इसको सतही निजर्मीकरण से पहले बहते जल के नीचे, यानी टोटी से बहता हुआ जल, जैसे ये टोटी है, इससे पानी बह रहा है, और इसके नीचे धोएंगे इसको, जिससे उसके मिट्टी के कण वगैरह हैं वो हट जाते हैं। इसको कृतोतक का चयन और पूर्व उपचार कहते हैं। दूसरा बिंदु आता है कृतोतक का सतही निजर्मीकरण। कृतोतक का सतही निजर्मीकरण। सतही निजर्मीकरण के लिए क्या काम में लेते हैं? HgCl2 या C2H5OH, मर्क्यूरी क्लोराइड, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड हो गई है, एथिल अल्कोहल हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनका उपयोग किया जाता है सतही निजर्मीकरण के लिए। तो सतही निजर्मीकरण से क्या हो जाते हैं? सतह पे पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, दूसरा आता है इसका शून्य चरण हो गया। दूसरा आएगा प्रथम चरण। दूसरा आएगा क्या? प्रथम चरण। यानी अब हमारा क्या हो गया? सतही निजर्मीकृत कृतोतक को संवर्धन माध्यम में रखकर संवर्धन कक्ष में रखा जाता है। क्या करेंगे इसको? सतही निजर्मीकृत जो कृतोतक है, इस कृतोतक को किसमें? संवर्धन माध्यम में
रखा जाएगा और कैलस के निर्माण का आरंभ किया जाएगा। यानी संवर्धन माध्यम में रखा जाएगा और कैलस बनने दिया जाएगा। यानी कैलस क्या है? असंगठित कोशिकाओं का समूह। तो असंगठित कोशिकाओं का समूह बनाया जाता है दूसरे चरण में। प्रथम चरण में। दूसरे चरण में द्वितीय चरण में जो एक कैलस बनेगा, क्या बना? जो कैलस बना है, इस कैलस को नए पोषक माध्यम में स्थानांतरित करेंगे। स्थानांतरित करके गुणन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? गुणन कराया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा चरण कहेंगे। फिर आएगा तीसरा चरण, तृतीय चरण में क्या होगा कि इस चरण में संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन किया जाता है। क्या किया जाता है? संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? खोए हुए भाग का या कटे या खोए हुए भाग का पुनः प्राप्त होना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। जैसे कृतोतक है, जैसे तना है, तने का खोए हुए भाग, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, शाखाएं, तो इनका सभी दोबारा से आना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। तो तीसरे चरण में पुनरुद्भवन कराया जाता है। अब तीसरे के बाद आएगा चौथा चरण, चतुर्थ चरण में। इस चरण में क्या करेंगे? बने पौधे का स्थायीकरण एवं वातानुकूलन। बने पौधे का क्या करेंगे? स्थायीकरण एवं वातानुकूलन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? वातानुकूलन कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संवर्धन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है संवर्धन के प्रकार। हाँ जी, संवर्धन को भाई निम्न भागों में बांटते हैं। कुछ भाग हैं संवर्धन के। पहला आता है इसका, संवर्धन के कुछ भाग हैं। पहला आता है जिसको कैलस संवर्धन कहते हैं। कैलस संवर्धन कहते हैं। कैलस किसे कहेंगे? असंगठित कोशिकाओं का समूह, यानी नई बनी असंगठित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैलस। यानी चयनित कृतोतक को संवर्धन माध्यम से संवर्धित करने से अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। यानी कृतोतक से क्या बनता है? कृतोतक से अविभेदित या असंगठित अविभेदित कोशिकाओं का क्या बनता है? समूह। क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? हम कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को क्या किया जाएगा? पादप वृद्धि नियंत्रकों की उचित मात्रा, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन के संयोग द्वारा कैलस से जड़, प्ररोह जैसे जो भाग हैं वो विकसित किए जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? कैलस संवर्धन। यानी इस कैलस को क्या किया जाएगा? वृद्धि नियंत्रक जो भी हैं अपने ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, इसके ऊपर छिड़का जाएगा और कैलस से वही जड़ें, प्ररोह, शाखाएं वगैरह ये सब बनने के लिए से प्रेरित किया जाएगा। इसको हम कैलस संवर्धन कहते हैं। यानी कैलस से हम क्या बना रहे हैं? नया पौधा बना रहे हैं। दूसरा आता है, अब ये कैलस जो संवर्धन है इसे अपन दो भागों में बांटते हैं। कैलस संवर्धन को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला तो होता है अंगोद्भवन। यानी कैलस के विभेदन द्वारा पादप अंग जैसे जड़, प्ररोह, कलिका आदि निर्माण की क्रिया को अंगजनन या अंगोद्भवन। यानी कैलस से क्या बनने की क्रिया? कैलस से
जड़ प्ररोह कलिका जैसे अंग बनना क्या कहलाता है? अंगोद्भवन कहलाता है। कैलस से जड़ प्ररोह कलिका जैसे अंगों का बनना अंगोद्भवन कहलाता है। कैलस से जड़ों का निर्माण, कैलस से क्या बने? जड़ बने, तो इसको हम जड़ जनन या राइजोजेनेसिस, इसको हम क्या कहते हैं? जड़ जनन। कैलस से क्या बने? जड़ बने, तो जड़ बनने की क्रिया को जड़ जनन या राइजोजेनेसिस, जड़ बनने की क्रिया को जड़ जनन या राइजोजेनेसिस कहते हैं। और कैलस से प्रो निर्माण की क्रिया को प्रोजनन या कैलोजेनेसिस कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? प्ररोहजनन या फिर कैलोजेनेसिस, कैलोजेनेसिस कहते हैं। राइजोजेनेसिस जड़ बनना, कैलस से किसके निर्माण की क्रिया को? जड़ बनने की क्रिया को राइजोजेनेसिस, और कैलस से प्रो बनने की क्रिया को कैलोजेनेसिस कहते हैं। अब दूसरा क्या है इसका? कायिक भ्रूणोद्भवन। दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट तो हो गया अंगोद्भवन, और दूसरा पार्ट आता है, इस दूसरे पार्ट को मैं यहां ले रहा हूं, कायिक भ्रूणोद्भवन। दूसरा पार्ट यहां है कायिक भ्रूणोद्भवन। हाँ जी, जब भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिकाओं से होता है, जब भ्रूण किससे बने, यानी भ्रूण का निर्माण किससे हो? कायिक कोशिका से। भ्रूण किससे बने? कायिक कोशिका। कैसी? काय, काय यानी शरीर की कोशिका से। भ्रूण का निर्माण किससे हो? कायिक कोशिका से होता है, तो ऐसे भ्रूण निर्माण को कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। भ्रूण का अगुणित या द्विगुणित होना उन कोशिकाओं पर निर्भर करता है जिसका उपयोग संवर्धन में किया जाता है। ये इसको हम क्या कहेंगे? कायिक भ्रूणोद्भवन। इस पाठ के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।